हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजय न्यास का टेस्ट सीरीज़ करने वाले हैं 2021 का। ये इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का इन्होंने दिया है टेस्ट नंबर 1 में। सो हम 1 बाय 1 यहाँ पे 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अलग अलग पार्ट में। इसके पूरे में ये सेट कंप्लीट कर दूंगा। इससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। हमारे इस चैनल पर मैं यहाँ पे यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2021 के लिए करंट अफेयर टॉपिक्स डिस्कस करूँगा 3600 से ज़्यादा, और उसमें स्टैटिक पोर्शन भी होगा कवर। आपने देखा होगा कि 2020 के जो प्रीलिम्स आया था वो अनकन्वेंशनल तरीके से आया था, क्योंकि जो कन्वेंशनल तरीका हो गया, जो बुक्स वगैरह पढ़ते हैं हम, जो सोर्सेस हम यूज़ करते हैं पॉलिटी के लिए, लक्ष्मीकांत या फिर स्पेक्ट्रम हो हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, जीसी लियोंग हो जियोग्राफी के लिए, और जो हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं हम, उसमें से आया था करंट अफेयर, बट स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा पूछा था। अगर आपने क्वेश्चन इस बार अटेम्प्ट किया होगा आपको पता चला होगा कि कैसे हम समटाइम्स हम क्या करते हैं कि हम बहुत बड़ी बड़ी बुक पढ़ते हैं बट उसमें से कुछ आता नहीं है। एक सवाल स्टूडेंट के मन में आता है कि इज़ इट रिलेवेंट टू रीड दिस ऑल बिग, और जो टॉपर्स सजेस्ट करते हैं हमें, जो रेफरेंस बुक सजेस्ट करते हैं, एनसीईआरटीज़ वगैरह पढ़ने के लिए बोलते हैं, और मैक्सिमम जो क्वेश्चन आए थे उसमें से नहीं आया था। कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे जैसे पीआईबी से आए थे, योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन से एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, साइंस बेस्ड ज़्यादा आए थे, और एनवायरनमेंट का ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, है ना। मैं इस जो हमारा जो इनिशिएटिव है, जो करंट अफेयर टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करेंगे, उसमें हम 3600 से ज़्यादा टॉपिक कवर करेंगे, हैंड रिटन होगा, और इसके भी अलग अलग पार्ट आएंगे। ये मैं अपने इसी चैनल पर ये कवर करूँगा। मुझे इतना बताना था। और इसके अलावा हम यहाँ पे और भी कुछ यहाँ पे नए इनिशिएटिव लाएंगे, लाइक ये इंडियन पॉलिटी 6th एडिशन है, इसका भी हैंड रिटन नोट्स में यहाँ पे कवर करूँगा, पॉलिटी का समरी। और ये हैंड रिटन यहाँ पे स्पेक्ट्रम के कुछ नोट्स यहाँ पे मैं कवर करूँगा। उसके अलावा लेक्सिकॉन, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए यहाँ पे करूँगा। इनसाइड के डेली करंट अफेयर हो या मंथली करंट अफेयर हो, विजय न्यास के डेली करंट अफेयर हो, ये सब हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और विजय न्यास की टेस्ट सीरीज तो ये कंटिन्यू ही चलेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। हम स्टार्ट करते हैं हमारा विजय न्यास की टेस्ट सीरीज़। विजय न्यास की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले आप एक बार क्वेश्चन देख लो 2020 यूपीएससी प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आए थे पॉलिटी से। एक क्वेश्चन पूछा था राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर विथ लोकसभा इन। 4 ऑप्शन दिए थे आपको। इसका सही जो ऑप्शन आंसर है वो अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसके बाद में एक और सवाल आया था यहाँ पे, एमपी लैड स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। अगर आप मुझे कमेंट करना अगर ये आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन का इसके आंसर का एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा। मैं इसके लिए और एक वीडियो लाऊंगा सेपरेटली। मेरा मकसद सिर्फ यही था कि आपको थोड़ा यूज़ थ्रू हो जाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जैक्टली। ये एक्चुअल ऑफिशियल वेबसाइट जो है upsc.gov.in का जो उनका वेबसाइट है, वहाँ से मैंने ये जो सेट आया था वहाँ से मैंने ये उठाए हैं। आप एक बार देख लो पॉज करके। उसके बाद में यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स, यूपीएससी की फेवरेट टॉपिक्स है फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती है यूपीएससी, कैग होता है, स्पीकर, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे 14 क्वेश्चन आते हैं। 2019 में 18 क्वेश्चन आए थे। आप मान सकते हो कि 36 मार्क्स का पॉलिटी आ रहा है। पॉलिटी आप स्किप नहीं कर सकते, बट 1500 पेजेस की बुक पढ़ने से अच्छा मैं यहाँ पे एक समरी, हैंड रिटन जो समरी है मैं यहाँ पे इस चैनल पर कवर करूँगा। और विजय न्यास की टेस्ट सीरीज में
कंटिन्यू करूँगा। इंडिया, ये क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, इन इंडिया सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज़ एंजॉइंड बाय। सो यहाँ पे इसका सही आंसर है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूशन इज़ एंजॉइंड बाय। ऑप्शन ए सही था उसका आंसर। और यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में, यहाँ पे जो बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज़, इसका डेफिनेशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो होता है। सो इसका डेफिनेशन है लिमिटेड गवर्नमेंट करने के लिए होता है ना। उसके बाद में मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि मतलब ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन आया था, फंडामेंटल राइट्स से यहाँ पे, और यहाँ पे उन्होंने पूछा था अदर दैन द फंडामेंटल राइट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल एंड द प्रोविजन ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स 1948। सो ये तीनों ही है, प्रीएम्बल, DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसका तीनों ही मतलब ये आंसर सही है 1, 2 एंड 3। उसके बाद में यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम से क्वेश्चन आया था, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इज़ वन इन विच। सो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए आपको, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाई इट। मतलब गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट के लिए एंड रिमूव भी की जा सकती है। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडिया ऑफ द वेलफेयर स्टेट। सो ये DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो ये इतना सिंपल 1 लाइनर्स क्वेश्चन पूछे हैं। समटाइम्स से क्वेश्चन जब एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठते हैं सो हमें ये डिफ़िकल्ट लगते हैं, बट जैसे ही मतलब बाहर निकलते हैं ईजी लगने लग जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये यूपीएससी के फेवरेट है, केशवानंद भारती केस जो हुआ था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे ये 13 क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है, ये आया था क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन पेपर ही की है यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का। यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया है ऐसा बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, नहीं ऐसा नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया था, ये बाद में डाला गया था। उसके बाद में जुडिशियल रिव्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया है, टू सेफगार्ड द सिटीजन्स लिबर्टी एंड प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन। सो इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन बी क्वेश्चन। उसके बाद में यहाँ पे प्रीएम्बल से पूछा था। सो ये यूपीएससी की फेवरेट है, मतलब एक ही क्वेश्चन पेपर में कितने बार मतलब प्रीएम्बल, DPSP, फंडामेंटल राइट्स ऐसे क्वेश्चन पूछे घुमा फिरा के। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया इज़ अ, ये क्या है, सो 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, सो आपको सही मार्क करना है, इसका ऑप्शन डी है, सही है। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पार्ट्स, ये प्रीएम्बल ऑफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया है। उसके बाद में यहाँ पे और क्वेश्चन देखते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, ब्यूरोक्रेसी के बारे में, जो हम बनने जा रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के बारे में, आपको तो विजिबल होगा शायद। सो यहाँ पे अप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है ब्यूरोक्रेसी की। सो ये 4 ऑप्शन दिए, आप पॉज करके पढ़ लेना। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। जो हमारे पब्लिक पॉलिसीज़ जो होते हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो। उसके बाद में यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट्स के बारे में यहाँ पे पूछा है। सो ये जो कैंडिडेट होता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे जो पर्सन होता है वो इज़ एलिजिबल टू द वोट कैन बी मेड अ मिनिस्टर इन द स्टेट फॉर द 6 months इवन इफ ही शी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट।
और उसके बाद में यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 अ पर्सन कन्विक्टेड क्रिमिनल ऑफेंस and a sentence to the imprisonment for the 5 years permanently disqualified from the contesting an election even after his release from the prison. सो फर्स्ट इसमें ऐसा कहा गया जो मतलब कैंडिडेट एलिजिबल होता है वोट करने के लिए वही मिनिस्टर बन जाता है फॉर द 6 मंथ इवन भले ही वो मेंबर्स लेजिस्लेचर का जो स्टेट का जो ये होता है विधानसभा उसका मेंबर है या नहीं है फिर भी। सो ये यहाँ पे सही है। उसके बाद में यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट यहाँ पे परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड नहीं होता है, वो 6 साल के लिए होता है, ऐसा दिया है। सो ऑप्शन 2 यहाँ पे रॉन्ग हो गया। सो इसका सही आंसर ए है। इसके बाद में पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दिया है यहाँ पे। ये पार्ट 4 DPSP में आता है ना। सो इन्फोर्सिबल नहीं होता है, मतलब इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हम। सो यहाँ पे ये गलत हो गया। जैसे ही मतलब 1 गलत कर देते हैं हम यहाँ पे, सो 2 ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं। इसका सही आंसर है यहाँ पे 2 and 3 ऑप्शन नंबर डी। सो दे शॉल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, मतलब किसी भी कोर्ट में इसको मतलब एनफोर्स नहीं किया जा सकता है। इसके बाद में यहाँ पे प्रिंसिपल लेट डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ द लॉज बाय द स्टेट। सो ये भी सही है। इसके बाद यहाँ पे प्रेसिडेंट के बारे में पूछा था, यहाँ पे सेंटेंस दी है। प्रेसिडेंट समन कर सकता है मतलब पार्लियामेंट का सेशन को एट सच प्लेस, मतलब उन्हें जब लगता है, एज ही शी थिंग्स फिट। उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन 2 यहाँ पे दिया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द 3 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन ईयर बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल द 3 सेशन। ये गलत है। उसके बाद में देयर इज़ अ नो मिनिमम नंबर ऑफ द डेज दैट द पार्लियामेंट इज़ रिक्वायर्ड टू मीट इन ए ईयर। सो ये सही है। सो इसका 1 and 3 ऑप्शन सी सही हो गया। इसके बाद ये हमने यहाँ पे ये आया था क्वेश्चन पेपर का, मैंने यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किया। अब हम विजन एज के टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको बताया कि मतलब कैसे क्वेश्चन आए थे पॉलिटी से रिलेटेड। सो आप मतलब आपको पता चल सके कि मतलब कैसे मतलब पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड रहना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। और विजन एज के टेस्ट सीरीज भी ऐसे ही मतलब क्वेश्चन पर होती है। सो हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम यहाँ पे विदिन एज के टेस्ट सीरीज में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू द नेशनल इमरजेंसी। इसमें से आपको इनकरेक्ट बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पे। प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम द नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग अ रिटर्न रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट, मतलब कैबिनेट का जो रिसीविंग मतलब जो रिटर्न रिकमेंडेशन होता है उसके बाद में ही यहाँ पे प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लागू करवा सकते हैं। ये ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पे। सो ये सही है। इमरजेंसी कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट फॉर एवरी 6 मंथ। तो ये भी सही है, मतलब इनडेफिनेट पीरियड के लिए कर सकते हैं। जो अप्रूवल होता है पार्लियामेंट में एवरी 6 मंथ्स के लिए जो अप्रूवल मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन सी है, यहाँ पे दिया है रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी मस्ट बी पास बाय अ मेजोरिटी ऑफ द 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। नहीं, ये गलत है और यही आपका आंसर है यहाँ पे, क्योंकि जो 2/3 मेजोरिटी हो चाहिए बट टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस से नहीं। यहाँ पे जो हाउस में प्रेजेंट हैं उनके हिसाब से 2/3 मेजोरिटी मतलब यहाँ पे चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया है रिवोकेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी डज नॉट रिक्वायर्ड अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि जो नेशनल इमरजेंसी हटानी है सो उसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए। सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वही दिया है अंडर आर्टिकल 352 में यहाँ पे प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी जब हमारे जो इंडिया में वार हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, आर्म रिबेलियन हो। इंटरनल रिबेलियन जो था उसको हटा दिया था। ये रिटर्न रिकमेंडेशन चाहिए कैबिनेट से। और जो प्रोक्लेमेशन होता है वो
अप्रूव होना चाहिए बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट में विदिन अ मंथ होना चाहिए जब प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करते हैं नेशनल इमरजेंसी उस डेट से। इसके बाद में जो इमरजेंसी होती है कंटिन्यू होंगी 6 मंथ्स के लिए। जो इमरजेंसी थी कैन बी एक्सटेंडेड indefinite period with an approval of the parliament for every 6 months। ये दिया है, ये ये जो एक्सटेंडेड था पीरियोडिकल पार्लियामेंट अप्रूवल करने का, इसको ऐड किया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। और जो ऑप्शन नंबर सी था उसका यहाँ पे दिया है, जो मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप होती है उस हाउस के हिसाब से होती है ना, प्रेजेंट वोटिंग मेंबरशिप। जो प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी प्रेसिडेंट की होती है वो एनी टाइम मतलब हटाई जा सकती है, उसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए। सो यही डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीज़न फॉर द डेमोक्रेसी बीइंग द मोस्ट प्रिवेलेंट एंड बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब डेमोक्रेसी मतलब कैसे बेटर है अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट से। सो आपको यहाँ पे चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे। इट प्रोवाइड्स फॉर द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद में यहाँ पे इट इंश्योर क्विक एंड करेक्ट डिसीजन मेकिंग। ये प्रोवाइड करता है मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर इंश्योर करता है क्विक एंड करेक्ट डिसीजन। उसके बाद में क्या ये एक्सट्रैक्ट करता है अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट। हाँ, यही सही है। ये डेमोक्रेसी का मतलब फीचर्स ही वही है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। एक्सट्रैक्ट करना मतलब निकालना, काम निकलवाना। उसके बाद में यहाँ पे ये इंश्योर करता है एलिमिनेशन ऑफ द इनकम इनइक्वलिटीज़। नहीं, ये मतलब यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, ओनली थ्री सही है यहाँ पे। इसका मतलब इसका आंसर पार्ट में देखते हैं हम। यहाँ पे जो ये 3 ऑप्शन थे 1, 2 एंड 4, ये इसकी लिमिटेशंस थी डेमोक्रेसी की। ये लिमिटेशंस थी मतलब जो स्टेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करता है, और क्विक एंड करेक्ट डिसीजन भी नहीं होती यहाँ पे, और इंश्योर भी नहीं करता है एलिमिनेशन ऑफ द इनकम इनइक्वलिटीज़। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द राइट टू फ्रीडम। मतलब ये जो ऑप्शन दिए यहाँ पे, जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर द राइट टू फ्रीडम में कौन से मतलब फंडामेंटल राइट्स गारंटेड किए गए हैं, मतलब दिए गए हैं। राइट टू असेंबल पीसफुली, हाँ ये दिया है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, हाँ ये भी दिया है। राइट टू स्ट्राइक और इफेक्टिव बार्गेनिंग, नहीं ये नहीं दिया है। सो जिसमें 3 नहीं है वो हमारा ऑप्शन है। उसके बाद में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हाँ ये भी दिया है। सो ऑप्शन नंबर डी सही है। 1, 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पे। स्ट्राइक का नहीं दिया है हमारे जो फंडामेंटल राइट्स, हमको स्ट्राइक करने का फंडामेंटल राइट्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे डिस्क्रिप्ट मतलब आंसर पार्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन से फंडामेंटल राइट है हमारे। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। राइट टू इक्वलिटी है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 में दिया है। राइट टू फ्रीडम है, एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप, आर्टिकल 29 30 में दिया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये आर्टिकल 32 में दिया है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर 22 में कंसिस्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन है, जो आंसर पार्ट में था। असेंबल हो सकते हैं पीसफुली विदाउट आर्म, ग्रुप्स फॉर्म कर सकते हैं, एसोसिएशंस और यूनियंस, फ्रीली मतलब मूवमेंट कर सकते हैं थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में कहीं पर भी रिसाइड मतलब सेटल हो सकते हैं इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री और टेरिटरी, प्रैक्टिस कर सकते हैं एनी प्रोफेशन, टू कैरी और एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। उसके बाद में आर्टिकल 20 दिया है, प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट टू द कन्वेंशन ऑफ ऑफेंस। आर्टिकल 21 दिया है, प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21A राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। उसके बाद में 22 दिया है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द सर्टन केसेस। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये
जोग्राफी से रिलेटेड है, ऐसे बीच बीच में यहाँ पे डाल दिया जाता है। सेस्मिक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेस्मिक एक्टिविटी ऑफ द अर्थ व्हाट आर स्वाम्स। स्वाम्स क्या दिया है, इसमें से 4 ऑप्शन दिया है आपको। ये स्वाम्स क्या होते हैं ये आपको बताना है, इसका परफेक्ट जो डेफिनेशन है वो बताना है। द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज इन द अर्थक्वेक, ये है अब्रप्ट मूवमेंट ऑफ द जियोलॉजिकल मटेरियल्स डाउन हिल्स इन द रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी, या फिर न्यूमरस अर्थक्वेक दैट occurs locally over an extended period without a clear sequence of high intensity main quakes, a more or less continuation motion in the earth that is unrelated to the earthquake and that has a period of 1 to 9 seconds. सो इसमें से सही ऑप्शन जो है मतलब स्वाम्स, ये ऑप्शन सी है, न्यूमरस अर्थक्वेक दैट ओकर्स लोकली ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड विदाउट अ क्लियर सीक्वेंस ऑफ हाई इंटेंसिटी मेन क्विक्स। सो ये बाकी जो ऑप्शन है इसका डेफिनेशन दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन आंसर पार्ट में देखते हैं हम। यहाँ पे दिल्ली यहाँ पे फेस कर रहा है स्मॉल बट फ्रिक्वेंट शॉक्स इन दिस फिनोमिनन इज बीइंग कंपेयर्ड टू पालघर अर्थक्वेक्स स्वाम्स, जो महाराष्ट्र में आए थे, इसलिए वो इसका सही डेफिनेशन था। सो उसके बाद में यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन था, द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है अर्थक्वेक से उसे सेस्मिक एनर्जी बोलते हैं, एंड जो एब्रप्ट मूवमेंट होता है जियोलॉजिकल मटेरियल डाउनहिल इन द रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी उसे लैंडस्लाइड बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर सी तो देखा था हमने। उसके बाद में यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी था उसे मोर और लेस कंटिन्यूस मोशन इन द अर्थ दैट इज़ अनरिलेटेड टू एन अर्थक्वेक एंड दैट हैज़ अ पीरियड ऑफ 1 to 9 सेकंड, इसे क्या बोलते हैं, माइक्रोसिज्म। इट इज़ कॉज बाय द वेराइटी ऑफ द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल एजेंट्स होता है। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। यहाँ पे चाक हो, ये GI टैक्स वगैरह समटाइम्स पूछ लिए जाते हैं। ये इसका ये मणिपुर का है, चाक हो, ये मणिपुर का ब्लैक राइस है, मतलब काला चावल की वेराइटी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखते हैं, यूनियन ऑफ द स्टेट्स के बारे में पूछा है। वाई इंडिया इज़ डिस्क्राइब एज अ यूनियन ऑफ द स्टेट रादर देन अ फेडरल ऑफ द स्टेट। फेडरेशन ऑफ द स्टेट ये कहाँ का है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका में फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स है, मतलब वहाँ पे जो यूनियन है ना। सो मतलब जो स्टेट है उनका खुद का मतलब फ्लैग्स है, उनका खुद का मतलब सेपरेट फ्लैग है, जैसे और अमेरिका का एक फ्लैग है। बट हमारे इंडिया में भी वैसा है, बट जो स्टेट है हमारे इंडिया में वो मतलब अलग नहीं हो सकते हैं हमारे यूनियन से। सो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं हम। यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, द इंडियन फेडरेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट। ऐसा एग्रीमेंट हुआ है नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ है, अमेरिका में हुआ है, हमारे इंडिया में ऐसा कुछ एग्रीमेंट नहीं हुआ है। सो ये गलत है। उसके बाद में यहाँ पे स्टेट हैव नो राइट टू सेक्सीड फ्रॉम द फेडरेशन, सेक्ड फ्रॉम द फेडरेशन। हाँ, ये मतलब ऐसा यहाँ पे कोई अधिकार नहीं है, मतलब स्टेट को मतलब सेपरेट फेडरेशन से मतलब अलग होने का। सो ये सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। आंसर पार्ट में वही दिया है। ये मणिपुर का जो ब्लैक राइस था उसके बारे में यहाँ पे दिया था। और कौन करता है GI टैक्स, WTO के अंदर जो एग्रीमेंट है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रिप्स, और ये GI टैग एक्ट 1999 का है, इफेक्ट में आया था 2003 में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं हम। यहाँ पे वही जो ऑप्शन में दिया था, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है यहाँ पे, उसको मतलब स्टेट को अधिकार नहीं है अलग होने का। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे यहाँ पे पूछा है आपको, इफ़ इंडिया डिसाइड टू सीड टेरिटरी टू एनी ऑफ इट्स नेबर्स, अगर हमें हमारे आसपास में जितने भी मतलब नेबर्स हैं उनकी जो टेरिटरी है उसको मतलब हमारे अंदर लाना है, मतलब इंक्लूड करना है, जैसे मतलब भूटान की को मतलब हमें एक्वायर करना है। सो इसके बारे में पूछा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी यूज बाय द पार्लियामेंट। इसमें से मतलब कौन सा आर्टिकल यूज़ किया जाएगा। सो यहाँ पे आर्टिकल 368 किया जाएगा, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसे यूज़ किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। और यहाँ पे भी दिया है आर्टिकल 2, ये स्टेट मतलब एस्टेब्लिश करने के लिए होता है जो हमारे यूनियन का हिस्सा नहीं है। और
अगर किसी इस्टेब्लिश करना है न्यू स्टेट वगैरह। आर्टिकल 3 ये जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं यूनिट ऑफ इंडिया उसका फॉर्मेशन करना है और चेंजेस करने हैं, उसके लिए मतलब होता है ये डील करता है इंटरनल री एडजस्टमेंट आर्टिकल 3 ऑफ द टेरिटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बारे में यहाँ पे थर्ड ये आर्टिकल 368 ये 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था जो बांग्लादेश की मतलब जो एक्वायर किया था और हमारे कुछ पार्ट बांग्लादेश को दिए गए थे, उसके बारे में दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम यहाँ पे। सीबीआई के बारे में पूछा है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये डील ऑप्शन 2 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे। ये डील करता है ओनली विद द केसेस ऑफ द करप्शन एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस। नहीं, ये जो ओनली होता है ये एक्सट्रीम वर्ड होते हैं, एक्सट्रीम वर्ड होते हैं। ओनली हो गया, ऑलवेज हो गया, एवर हो गया, है ना। सो ये मतलब आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो इससे। सो ये गलत है, ओनली मतलब करप्शन और इकोनॉमिक ऑफेंसेस से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद में ऑप्शन 2 है यहाँ पे सीबीआई फंक्शन। द सीबीआई फंक्शनिंग इज सुपरिंटेंडेंट बाय द CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन व्हेन द ऑफेंस बीइंग इन्वेस्टिगेटेड कम अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। सो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का भी था। उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं, ये डिस्क्रिप्शन आप पॉज करके थोड़ा पढ़ लेना। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, माइनर फॉरेस्ट से रिलेटेड है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैज़ बीन डिफाइंड अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। क्या ये इसमें डिफाइन किया गया है 1927 का जो एक्ट है इंडियन फॉरेस्ट का? नहीं, ये गलत है। उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन 2 दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंसेस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द वेरियस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन फॉर द एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP। क्या इसमें मतलब ये रिकमेंड किया है? नहीं, ये भी गलत है। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइदर 1 और 2, ये सही है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप एक बार पॉज करके ये पढ़ सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम। यहाँ पे मैक्सिमम सीट्स इन द लोकसभा आर 552। हाउएवर देयर आर, जो मैक्सिमम सीट्स दी है लोकसभा में 552 है। हाउएवर देयर आर टोटल ऑफ 545 मेंबर्स। अगर 300 मेंबर है हमारे हाउस में प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ वोटिंग, देन द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अंडर द आर्टिकल 368 मस्ट बी सपोर्टेड बाय द मिनिमम मेंबर ऑफ, यहाँ पे कितने मेंबर होने चाहिए? तो इसका ऑप्शन 1 सही है, 273 मेंबर होने चाहिए। सो ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, नीति आयोग से रिलेटेड यहाँ पे पूछा है। नीति आयोग के यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स पूछे हैं, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, मैं पढ़ता हूँ एक बार। नीति आयोग के जो मेजर ऑब्जेक्टिव है किए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी आइडेंटिफाइड एज अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द नीति आयोग? फॉस्टरिंग द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एक्टिंग एज अ प्लेटफॉर्म ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ द इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज, इंटीग्रेटिंग विलेज इनटू द डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, एंड फोर्थ है टू लेवरेज द इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड। सो ये चारों ही ऑप्शन मतलब यहाँ पे सही है। इसका मतलब आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे दिए हैं, आप एक बार पॉज करके पढ़ सकते हो, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। रिजोल्व करते हैं मतलब जो विजन्स होते हैं नेशनल डेवलपमेंट, जो प्रायोरिटीज़ होती है, विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है इसका मतलब एक ऑब्जेक्टिव। फॉर्मुलेट करता है क्रेडिबिलिटी प्लान एट द विलेज लेवल एंड एग्रीगेट। इंटीग्रेट करता है विलेज इंस्टीट्यूशनल इनटू डेवलपमेंट प्रोसेस जो होता है। फोकस होता है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। उसके बाद में यहाँ पे प्लेटफॉर्म मतलब क्रिएट करता है रेजोल्यूशन ऑफ द इंटर सेक्टरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज़। जो लेवरेज होता है इंडियन डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो मतलब लेवरेज यहाँ पे दिया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। उसके बाद में यहाँ पे एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया है आर्टिकल 32 के बारे में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे है, कंसिडर द फॉलोइंग पैसेज विद द रेफरेंस टू द रिट इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। सो यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, इट इज़ कमांड इशूज बाय द कोर्ट टू एन अथॉरिटी डायरेक्टिंग
it to perform a public duty imposed upon it by law. It can be issued when the authority vested with the power improperly refused to exercise it. It can be issued to any kind of authority in respect of the any type of the function, administrative, legislative, judicial, and it is used to enforce the performance of the public duty by the public authority. इसमें से मतलब कौन सा सही है? सो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, ये मैंडेमस है। सो ऐसे मतलब बहुत सारे मतलब जो रिट्स इशू किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट अंडर मतलब करता है अंडर आर्टिकल 32 में, और जो हाई कोर्ट्स होते हैं उसका आर्टिकल यहाँ पे दिया है आर्टिकल 226। ये आपको मतलब याद में रखने इम्पोर्टेंट है। सो मैंडेमस के बारे में यहाँ पे दिया है, जो 4 मतलब रिट्स होते हैं ना जो इशू करते हैं यहाँ पे, हैवियस कॉर्पस होता है, मैंडेमस होता है, प्रोहिबिशन होता है, सेटेरियो होता है, को वारंटो होता है ना। इससे 5 तरीके के मतलब यहाँ पे रिट्स होते हैं। इन रिट्स को मतलब इंग्लिश लॉ में इंग्लिश लॉ से बोरो किया है, वेयर दे आर नोन एज अ प्रेरोगेटिव रिट्स बोलते हैं इनको। तो आप एक बार मतलब ये पॉज करके जो रिट्स दिए उनके बारे में पढ़ लो। ये पूरा कवर करेंगे हम यहाँ पे पॉलिटी का, जो मतलब हमारा जो मैं सेशन करूँगा मतलब लेक्चर होंगे उसमें ये रिट्स पूरे कवर कर लूँगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 पे यहाँ पे देखते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ प्रोवाइड्स जुडिशली स्क्रूटिनी अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव ओनली। अगेन ओनली आया है। अगर आप ऑप्शन नंबर 1 तो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दिया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ प्रोवाइड जुडिशियल स्क्रूटिनी अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द बोथ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। नहीं, ये भी गलत है। आर्टिकल 21 जो दिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन करता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ। हाँ, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, डिस्क्रिप्शन में वही दिया है, आप एक बार पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब किया गया है इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल, उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में 3 सेंटेंस दिए हैं। द स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विथ एनी ऑफ द डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर, तब किया जाता है प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड आउट ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन and there is occurrence of the violent incident disrupting the law and order। सो ये थर्ड गलत है। ऑप्शन 1 यहाँ पे 1 और 2 सही है। यहाँ पे जब स्टेट फेल हो जाता है कॉम्प्लाई विद एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर उसके, और जो प्रेसिडेंट मतलब यहाँ पे सेटिस्फाई होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट होता है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलता है। सो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे 1 और 2 सही है। ऑप्शन ए वही डिस्क्रिप्शन में दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, जो आरबीआई ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ, उसका एम क्या है यहाँ पे ये पूछा गया है आरबीआई। सो इसका एम क्या है, एब्सॉर्ब करना जो लिक्विडिटी होती है मार्केट में एक्सेस है ना, एब्सॉर्ब द एडिशनल लिक्विडिटी विद द बैंक्स बाय अलोविंग देम टू पार्क फंड्स विद द आरबीआई। आरबीआई के पास बैंक जमा करवा सकती हैं जो भी कैश वगैरह जो होते हैं, फंड्स वगैरह होते हैं, यही इसका एम है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इसको मतलब किसने मतलब इंट्रोड्यूस करवाया था, ये उर्जित पटेल ने करवाया था जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे 2014 में। और यहाँ पे दिया है 2014 में जो रिपोर्ट मतलब कमेटी की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो रिपोर्ट थी 2014 में, उसमें यहाँ पे प्रपोज किया गया था उर्जित पटेल द्वारा। और इसका एम वही है, मतलब मार्केट का जो एक्सेस लिक्विडिटी होता है उसको ये करती है, एब्सॉर्ब करती है, मतलब मेंटेन करती है। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 दिया है एमपीलैट्स के बारे में। एमपीलैट्स के बारे में क्वेश्चन आया था इस बार के प्रीलिम्स में। सो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं आपको, मैं एक बार पढ़ता हूँ। अंडर एमपीलैट्स 5 करोड़ इज ट्रांसफर डायरेक्टली टू ईच मेंबर पार्लियामेंट फॉर द डेवलपमेंटल वर्क इन हीज कॉन्स्टिट्यूंसी। उसके मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी में
जो काम होता है 5 करोड़ उसके खाते में मतलब डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब ये गलत हो गया। ये मतलब डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर होता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है, उसको मतलब दिए जाते हैं, फिर वो इम्प्लीमेंट करवाता है। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड लोकसभा आर नॉट एंटाइटल अंडर दिस स्कीम। नहीं, ये भी गलत है, होते हैं, मतलब नॉमिनेटेड मेंबर मतलब उनको भी मतलब यहाँ पे इस स्कीम में अंदर एंटाइटल किया जाता है। और थर्ड सही है यहाँ पे, ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता है, एक नोडल मिनिस्ट्री है, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी है, यहाँ पे वही दिया है जो मैंने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, रिजर्व बैंक, ये तो पढ़ा था हमने क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, कोलैब कैट। सो ऐसे मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, इसको लॉन्च किया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नहीं, ये गलत है, ये अटल इनोवेशन मिशन का है या फिर नीति आयोग, हम आगे देखेंगे एक्सप्लेनेशन पार्ट में। उसके बाद में इसका एम क्या है, इसका एम है टू प्रोवाइड a platform to the student of Atal Tinkering Labs ATLs across the country to create and modify 3D designs। हाँ, ये सही है, ऑप्शन भी सही है। ये इसको किसने मतलब ये लॉन्च किया था, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एंड NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इनका मतलब ये इनिशिएटिव जॉइंटली इन्होंने लॉन्च किया था। एक कोलैबोरेटिव नेटवर्क है, कंप्यूटर एनेबल सॉफ्टवेयर सिस्टम है, प्रोवाइड करता है टोटल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन फ्रॉम 2D ड्राफ्टिंग एंड डिटेलिंग टू 3D प्रोडक्ट डिज़ाइन। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 पे देखते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे मेंशन किया गया है ऑफिस ऑफ द चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड नॉट द इलेक्शन कमिश्नर। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या ओनली मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, इलेक्शन कमिश्नर नहीं किया गया है, ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैज़ ओवरराइडिंग पावर वाइल डिसाइडिंग अपॉन एनी मैटर टू और इश्यू। और थर्ड है बोथ CEC एंड EC एंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ द टेनर। सो इसका ऑप्शन मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पे मतलब तीनों ही मतलब गलत है। ऑप्शन डी सही है, यहाँ पे तीनों ही गलत है। हम डिस्क्रिप्शन में देखते हैं एग्जैक्टली क्या है। आर्टिकल 324 में यहाँ पे दिया है इलेक्शन कमिश्नर, एंड यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं एंड सच नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, इसलिए वो गलत हुआ था। और प्रेसिडेंट यहाँ पे टाइम टू टाइम फिक्स करते हैं इनका जो ये जो होते हैं कितने मतलब अपॉइंटमेंट वगैरह करवाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। उसके बाद में 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इक्वल पावर्स होते हैं CEC एंड जो इलेक्शन कमिश्नर है उनके बीच में, और उनको इक्वल सैलरीज मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं। सिक्योरिटी टेनर होता है CEC के लिए, एंड जो इलेक्शन कमिश्नर होता है कैन नॉट बी रिमूव, इसे मतलब रिमूव नहीं किया जा सकता है एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन चाहिए होती है। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उनको मतलब कौन मतलब कैसे होता है वो रिमूव, उनको मतलब जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, मतलब उन्हीं के मतलब आधार पे उनको रिमूव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम यहाँ पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इंश्योर किया गया है। इंडिविजुअल फ्रीडम किया गया है, हाँ। सोशल जस्टिस ये भी किया है, कम्युनिटी बेस्ड राइट्स ये भी किया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, 1, 2 एंड 3, सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का। और उसके बाद में यहाँ पे दिया है इट वॉज एन एर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट, एक स्टेट के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, रूल बाय द चोगिल डायनेस्टी। सो आपको समझ में आ जाना चाहिए मतलब किससे रिलेटेड ये बात है। चोगिल डायनेस्टी अगर आपको पता होगा सो आप इजीली आंसर कर सकते हो। इट बिकेम अ प्रोटेक्ट्रेट of the India in 1947 after the lapse of the British paramountcy.
इट कैन बी एन इट बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया थ्रू अ रेफरेंडम, मतलब रेफरेंडम के बाद में ये इंडिया का पार्ट बना था। रिसेंटली इट हैज़ बिन न्यूज़, अभी न्यूज़ में था, एक कंट्रोवर्सी हुई थी एडवर्टाइजमेंट बाय द दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा जो दी गई थी। ये सिक्किम के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, वहाँ पे चोगल डायनेस्टी थी और 1947 के बाद में ये यहाँ पे एक रेफरेंडम हुआ था, इंडिया का पार्ट बना था। सो ऐसे हमने विजन एस की यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ये डिस्कस किया है यहाँ पे। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पे इसी चैनल पर मैं अपलोड करूँगा। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दूँगा यहाँ पे, ताकि आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए ज़्यादा। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर नहीं किया होगा, सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और ऐसे ही मतलब वीडियोज़ आपको यहाँ पे इसी चैनल पर मिलेंगी। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।